सन 1947 की एक रात लोग सोकर उठे तो उनकी जमीन बदल चुकी थी, देश बदल चुका था और पड़ोसी दुश्मन बन चुके थे। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वे क्या चाहते हैं, फिर भी उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। उस रात जो मरे वे राजा नहीं थे, नेता नहीं थे, बस आम लोग थे, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। सवाल यह नहीं है कि उस रात क्या हुआ, सवाल यह है कि ऐसी रातें इतिहास में बार बार क्यों आती हैं। अजीब बात यह है कि इतिहास हमें ये सब बस घटना की तरह पढ़ा देता है, तारीखें याद करवा देता है, नाम रटवा देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि आम आदमी हर बार ही क्यों पिसता है, क्यों ज्यादातर लोग बिना गलती के सजा भुगतते हैं और क्यों कुछ लोग हर दौर में ऊपर ही रहते हैं। इसी सवाल ने एक इतिहासकार को मजबूर किया कि वो हजारों साल की मानव कहानी को एक अलग नजर से देखे। विल डुरैंट और एरियल डुरैंट ने अपनी किताब दी लेसन्स ऑफ हिस्ट्री में इतिहास को राजाओं की जीत से नहीं बल्कि समाज की सच्चाई से समझने की कोशिश की। ये किताब ये नहीं बताती कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये पूछती है कि हारता हमेशा वही क्यों है। ये कहानी किसी एक देश की नहीं है, ये उस आम आदमी की कहानी है जो सोचता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हर बार खुद को सिस्टम के नीचे दबा हुआ पाता है। ये उस समाज की कहानी है जो बराबरी की बात करता है लेकिन बराबरी देता नहीं। आज से हम इस किताब को पढ़ने नहीं, महसूस करने वाले हैं, धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए, क्योंकि इतिहास के कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर एक साथ सामने आ जाएं तो सवाल पैदा कर देते हैं, और सवाल सत्ता को पसंद नहीं आते। अध्याय 1, बॉर्न विदाउट चॉइस। सन 1984 की दिल्ली। सुबह होते होते सड़कों पर लाशें पड़ी थी। जिन लोगों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वे सिर्फ अपने नाम और पहचान की वजह से मार दिए गए। भीड़ किसी को पहचानती नहीं थी, बस ये देखती थी कि वो कौन है। उस दिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा, मेहनती है या बेईमान। फैसला पहले ही हो चुका था। उस आदमी का भविष्य उसी पल तय हो गया था जब वो एक खास पहचान के साथ पैदा हुआ था। यही से इतिहास की एक कड़वी सच्चाई शुरू होती है। इंसान ये सोचकर जीता है कि उसकी जिंदगी उसके फैसलों से बनेगी, लेकिन इतिहास बार बार ये दिखाता है कि सबसे बड़ा फैसला उससे पहले ही हो चुका होता है। कोई बच्चा ये तय नहीं करता कि वो किस देश में पैदा होगा, किस परिवार में जन्म लेगा, किस हालात में उसकी आंख खुलेगी, लेकिन वही चीजें तय कर देती है कि उसे कितनी दूर तक जाने दिया जाएगा। सन 2008 की आर्थिक मंदी में अमेरिका में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जिन लोगों ने सालों तक ईमानदारी से काम किया, घर खरीदे, टैक्स भरे, वे एक झटके में सड़क पर आ गए। गलती उनकी नहीं थी, फिर भी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ वही लोग जिनके फैसलों ने यह संकट पैदा किया, वे बोनस लेकर निकल गए। इतिहास चुपचाप देखता रहा, क्योंकि ये नया नहीं था। ऐसा पहले भी हुआ था और फिर होगा। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि इंसान बराबरी से शुरू करता है, यह हमें बताता है कि इंसान असमानता के बीच पैदा होता है। कुछ लोग ऐसे माहौल में जन्म लेते हैं जहां गलती करने की आजादी होती है, और कुछ ऐसे माहौल में जहां सही करने के बाद भी सजा मिलती है। यही वजह है कि दुनिया में मेहनत का नतीजा सबको एक जैसा नहीं मिलता। सन 2010 में हैती में भूकंप आया, लाखों लोग मारे गए। वही भूकंप जापान में आया होता तो नुकसान होता, लेकिन कहानी अलग होती। फर्क लोगों में नहीं था, फर्क उस जमीन में था जहां वे पैदा हुए थे। इतिहास यहां साफ बोलता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हम ये मानना पसंद करते हैं कि सब कुछ मेहनत से मिलता है, क्योंकि ये झूठ हमें सुकून देता है। इसी झूठ के सहारे समाज चलता है। गरीब को समझाया जाता है कि वो कमजोर है, अमीर को बताया जाता है कि वो काबिल है, जबकि सच ये है कि दोनों अपनी जगह पर पैदा हुए थे। इतिहास किसी को ऊंचा नहीं उठाता और नहीं किसी को गिराता है, वो बस हालात रख देता है और इंसान को उनमें तैरना पड़ता है। और यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर इंसान अपनी शुरुआत खुद तय नहीं करता तो फिर समाज उससे इतनी उम्मीदें क्यों रखता है? अगर जिंदगी की नींव पहले ही रख दी जाती है तो सही और गलत का पैमाना कौन तय करता है?
शायद इसका जवाब इंसान की सोच में छुपा है, उस सोच में जिसे वो अपनी मानता है, लेकिन जो असल में उसे सिखाई गई होती है। अध्याय 2, द माइंड दैट ओबेज। सन 1961 में एक अजीब सा प्रयोग हुआ। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में आम लोगों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वे एक सीखने वाले व्यक्ति को गलत जवाब देने पर बिजली का झटका दें। सामने बैठा व्यक्ति दर्द से चिल्लाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन सफेद कोट पहने एक आदमी बस इतना कहता रहा, प्रयोग के लिए यह जरूरी है। नतीजा ये निकला कि ज्यादातर लोगों ने झटका देना बंद नहीं किया। बाद में पता चला कि सामने वाला व्यक्ति असल में दर्द में था ही नहीं, सब अभिनय था। असली सवाल यह नहीं था कि बिजली का झटका कितना खतरनाक है। सवाल यह था कि इंसान आदेश मानने में कितनी दूर तक जा सकता है। यहीं से इतिहास का दूसरा सबक शुरू होता है। इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी गुलाम बनाया जाता है। समाज ये तय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोचना है और क्या नहीं। बचपन से ही इंसान को बताया जाता है कि बड़ों की बात मानो, सवाल मत करो, नियम तोड़ना गलत है। धीरे धीरे दिमाग आदत डाल लेता है कि आदेश आए तो मान लेना है, चाहे सामने वाला सच बोल रहा हो या नहीं। सन 1930 के दशक में जर्मनी में आम लोग हिटलर के पीछे खड़े थे। वही लोग जो अपने बच्चों से प्यार करते थे, अपने पड़ोसियों से हंसकर बात करते थे। लेकिन जब सरकार ने कहा कि कुछ लोग देश के दुश्मन हैं, तो वही आम लोग चुप रहे। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या सच में वे दुश्मन हैं। समाज ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि जो कहा जा रहा है वही सही है। इतिहास ने बाद में इसे अपराध कहा, लेकिन उस वक्त इसे कर्तव्य कहा गया था। धर्म और नैतिकता भी इसी तरह काम करते हैं। सन 1692 में अमेरिका के सलेम शहर में औरतों को चुड़ैल बताकर जला दिया गया। लोग ये मानते थे कि वे समाज को बुराई से बचा रहे हैं। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये पागलपन लगता है, लेकिन उस समय ये नैतिक जिम्मेदारी थी। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरे थे, इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग उसी ढांचे में ढाला गया था। समाज इंसान को ये एहसास देता है कि उसकी सोच उसकी अपनी है, जबकि असल में वो उधार की होती है। कौन सा सपना बड़ा है, कौन सा छोटा, किस काम की इज्जत है और किस काम की नहीं, ये सब पहले से तय होता है। जो इस दायरे में फिट हो जाता है उसे अच्छा इंसान कहा जाता है, जो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे खतरनाक। सन 1950 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून थे। काले लोग बसों में पीछे बैठते थे, अलग इलाकों में रहते थे। सफेद लोगों को यह सामान्य लगता था। उन्हें सिखाया गया था कि यह व्यवस्था सही है। कई पीढ़ियों तक किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल पूछना समाज के खिलाफ जाना माना जाता था। इतिहास ये दिखाता है कि इंसान तलवार से नहीं, विचारों से जीता जाता है। एक बार दिमाग झुक गया तो शरीर अपने आप झुक जाता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इंसान ये भी नहीं जान पाता कि वो कब से किसी और की सोच जी रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी सोच भी हमारे अपने हाथ में नहीं है, अगर सही और गलत भी हमें सिखाया गया है, तो फिर समाज में ताकत किसके पास होती है? कौन तय करता है कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे? शायद इसका जवाब उस चीज में छुपा है जिसके आगे सोच, नैतिकता और आदेश सब झुक जाते हैं। अध्याय 3, द हंगर गेम ऑफ मनी। सन 1943, बंगाल। अनाज गोदामों में भरा पड़ा था, लेकिन सड़कों पर लोग भूख से मर रहे थे। बच्चे मां की गोद में दम तोड़ रहे थे, बूढ़े रास्तों पर गिर रहे थे। ये अकाल बारिश की वजह से नहीं आया था, ये पैसों की वजह से आया था। अनाज वहां था, पर उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी गई थी कि आम आदमी उसे खरीद ही नहीं सकता था। इतिहास ने यहां एक डरावनी बात साफ दिखाई। जब पेट और पैसा आमने सामने आते हैं तो पैसा अक्सर जीत जाता है। यहीं से समाज का असली खेल समझ में आता है। इंसान को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कमाना मेहनत का नतीजा है, लेकिन इतिहास बताता है कि पैसा अक्सर व्यवस्था का नतीजा होता है। कुछ लोगों के लिए नियम ऐसे बनते हैं कि वे हार ही नहीं सकते, और ज्यादातर लोगों के लिए ऐसे कि वे जीतने का सपना ही देखते रह जाएं।
सन 1789 से पहले फ्रांस में रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। किसान दिन रात काम करता था, फिर भी उसका पेट आधा खाली रहता था। दूसरी तरफ राजमहल में खाने की कमी नहीं थी। जब भूख हद पार कर गई तो लोगों ने राजा से सवाल पूछे, वही सवाल जो सदियों से दबाए जा रहे थे। नतीजा ये निकला कि क्रांति हुई, सिर कटे, लेकिन कुछ ही समय बाद वही खेल नए नामों के साथ लौट आया। इतिहास ये नहीं छुपाता कि व्यवस्था बदली, पर असमानता नहीं। सन 2013 में बांग्लादेश की एक कपड़ा फैक्ट्री राणा प्लाजा ढह गई। 1000 से ज्यादा मजदूर मारे गए। वे लोग दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े सिलते थे। फैक्ट्री मालिक को पता था कि इमारत सुरक्षित नहीं है, लेकिन काम बंद करने से मुनाफा रुक जाता। मजदूरों को पता था कि खतरा है, लेकिन काम न करने का मतलब भूखा रहना था। यह कोई हादसा नहीं था, यह मजबूरी और लालच के बीच किया गया समझौता था। समाज इस सबको विकास कहता है। कहा जाता है कि फैक्ट्रियां रोजगार देती है, बाजार तरक्की लाते हैं, लेकिन इतिहास पूछता है कि तरक्की किसकी? जिन हाथों से सामान बनता है वही हाथ सबसे सस्ते क्यों माने जाते हैं? अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले सबसे अमीर होते। सन 1990 के दशक में रूस में सरकारी संपत्तियां बेची गई। कहा गया कि इससे सबको फायदा होगा। कुछ ही सालों में कुछ लोग अरबपति बन गए और करोड़ों लोग गरीबी में चले गए। पैसा वही था, देश वही था, बस नियंत्रण बदल गया था। इतिहास यहां यह नहीं कहता कि लालच नया है, वो बस ये दिखाता है कि मौका मिलते ही वो अपना असली चेहरा दिखा देता है। पैसा समाज में सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, वो चुप्पी भी खरीदता है। जब किसी के पास खोने के लिए बहुत कम होता है तो वो सवाल पूछने से डरता है, और जिनके पास बहुत ज्यादा होता है उन्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं लगती। इसीलिए हर दौर में कानून किताबों में बराबरी की बात करते हैं, लेकिन सड़कों पर तस्वीर कुछ और होती है। इतिहास ये साफ करता है कि गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसे चलने दिया जाता है, क्योंकि उससे व्यवस्था चलती रहती है। अगर सब संतुष्ट हो जाए तो आदेश कौन मानेगा? अगर सब बराबर हो जाए तो ऊपर कौन बैठेगा? और यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर पैसा इतना ताकतवर है कि वो भूख, मेहनत और इंसाफ को पीछे छोड़ सकता है, तो फिर इस ताकत को संभालता कौन है? कौन तय करता है कि पैसा किस तरफ बहेगा और किस तरफ सूख जाएगा? शायद इसका जवाब हमें उस जगह ले जाएगा जहां कानून बनते हैं, युद्ध शुरू होते हैं और फैसले लिए जाते हैं बिना पूछे। अध्याय 4, पावर नेवर सर्व्स। सन 1919, अमृतसर। जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे। न उनके हाथ में हथियार थे, न कोई बगावत की योजना। वे बस सुनने आए थे, बोलने आए थे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आए थे। तभी एक आदेश दिया गया। बिना चेतावनी, बिना सवाल, गोलियां चलने लगी। कुछ ही मिनटों में जमीन लाशों से भर गई। बाद में कहा गया कि यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। इतिहास ने यहां साफ दिखा दिया कि जब सत्ता डरती है तो वो समझाने नहीं, कुचलने आती है। यहीं से सत्ता की असली शक्ल सामने आती है। सरकारें हमेशा ये कहती है कि वे जनता की सेवा के लिए बनी है, लेकिन इतिहास बार बार ये दिखाता है कि सत्ता सबसे पहले खुद को बचाती है। आम आदमी के लिए नियम होते हैं और ताकतवर के लिए रास्ते। कानून किताबों में बराबर दिखता है, पर जमीन पर उसका वजन अलग अलग होता है। सन 1975 में भारत में आपातकाल लगा। रातों रात अखबारों पर रोक, नेताओं की गिरफ्तारी, आवाजों को दबा दिया गया। सब कुछ संविधान के अंदर रहकर किया गया। जनता से कहा गया कि यह देश की भलाई के लिए है। आम आदमी को लगा कि शायद उसे समझ नहीं आ रहा, शायद ये जरूरी है। बाद में इतिहास ने इसे सत्ता का दुरुपयोग कहा, लेकिन उस समय इसे जिम्मेदारी कहा जा रहा था। इतिहास ये भी दिखाता है कि सत्ता हमेशा डर का सहारा लेती है। कभी बाहरी दुश्मन का डर, कभी अंदरूनी अराजकता का। सन 2001 के बाद अमेरिका में सुरक्षा के नाम पर ऐसे कानून बने जिनसे आम नागरिक की निगरानी शुरू हो गई। लोगों ने आजादी थोड़ी कम होते देखी, लेकिन बदले में सुरक्षा का वादा मिला। धीरे धीरे ये सामान्य लगने लगा।
सत्ता ने कुछ छीना नहीं, बस डर दिखाकर खुद दे दिया गया। युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सन 2003 में इराक पर हमला हुआ। कहा गया कि वहां खतरनाक हथियार है। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तब तक शहर उजड़ चुके थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे। युद्ध लड़ने वाले नेता सुरक्षित थे, मरने वाले आम लोग थे। इतिहास ने यहां एक पुराना सच दोहराया, फैसले ऊपर होते हैं, कीमत नीचे चुकाई जाती है। सत्ता खुद को नैतिक भी बताती है। वो तय करती है कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार। सन 1950 के दशक में अमेरिका में लोगों को सिर्फ शक के आधार पर कम्युनिस्ट कहकर नौकरी से निकाला गया, जेल में डाला गया। डर इतना था कि लोग अपने ही दोस्तों से बचने लगे। सत्ता ने यह नहीं कहा कि सोच बदलो, उसने कहा कि डरना सीखो। हर दौर में सरकारें बदलती हैं, झंडे बदलते हैं, भाषण बदलते हैं, लेकिन सत्ता का स्वभाव नहीं बदलता। वो सेवा का वादा करती है, लेकिन आज्ञा चाहती है। वो सुरक्षा की बात करती है, लेकिन नियंत्रण बढ़ाती है। आम आदमी को यह एहसास धीरे धीरे होता है, जब तक वो सवाल पूछने की हालत में होता है। इतिहास ये नहीं कहता कि सत्ता हमेशा गलत होती है। वो बस ये दिखाता है कि सत्ता कभी भी संतुष्ट नहीं होती। उसे और चाहिए, और अधिकार, और नियंत्रण, और चुप्पी। और जब समाज थक जाता है, जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तब सत्ता सबसे मजबूत होती है। अब सवाल ये नहीं है कि सत्ता इतनी ताकतवर क्यों है, सवाल यह है कि इतनी ताकत पाकर भी वो टिक क्यों नहीं पाती। क्यों हर साम्राज्य, हर सरकार, हर व्यवस्था एक दिन ढह जाती है। शायद इसका जवाब उस जगह छुपा है जहां विकास थकान में बदल जाता है और चमक धीरे धीरे सड़न में। वही जगह जहां इतिहास अपनी आखिरी बात कहने की तैयारी करता है। अध्याय 5, द लाई कॉल्ड प्रोग्रेस। सन 476 ईस्वी रोम का साम्राज्य गिर गया। वही रोम जिसने दुनिया को सड़कें दी, कानून दिए, सभ्यता का दावा किया। सदियों तक लोगों को लगता रहा कि ये शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक दिन सब टूट गया। महल खंडहर बन गए, व्यवस्था बिखर गई, और आम लोग फिर उसी डर और अनिश्चितता में जीने लगे। उस समय भी लोगों ने यही सोचा होगा कि अब आगे सब बेहतर होगा। इतिहास ने बस चुपचाप ये नोट किया कि इंसान ने फिर से वही गलती दोहराई। हर दौर को लगता है कि वह सबसे आगे है। हर पीढ़ी ये मानती है कि अब इंसान समझदार हो गया है। तकनीक बदली, मशीनें आई, शहर ऊंचे हो गए। लेकिन अगर सच में प्रगति हुई होती तो 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध क्यों होते? लाखों लोग गैस चैम्बरों में क्यों मारे जाते? इतिहास यहां कोई भावनात्मक जवाब नहीं देता। वो बस एक ठंडा सच रख देता है कि औजार बदले हैं, सोच नहीं। सन 1986 में चेरनोबिल में एक परमाणु संयंत्र फटा। कहा गया था कि यह विज्ञान की जीत है, ऊर्जा का भविष्य है। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका जहर बन गया। सरकार ने पहले चुप्पी साधी, फिर देर से सच्चाई मानी। जो लोग वहां रहते थे, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। प्रगति का सपना एक बार फिर आम आदमी के लिए सजा बन गया। समाज हर बार यही करता है, वो आगे बढ़ने की कहानी सुनाता है, लेकिन पीछे छूटने वालों को भूल जाता है। सन 1995 में शिकागो में भयानक गर्मी पड़ी। अमीर इलाकों में एयर कंडीशनर चल रहे थे, गरीब इलाकों में हजारों बुजुर्ग मर गए। शहर वही था, समय वही था, फर्क सिर्फ हालात का था। प्रगति सब तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उसका दावा सब पर किया जा रहा था। इतिहास ये भी दिखाता है कि हर व्यवस्था एक वक्त के बाद खुद का बोझ नहीं उठा पाती। सोवियत संघ टूट गया, जिसे बराबरी का सपना कहा गया था। उपनिवेश खत्म हुए, जिन्हें सभ्यता के नाम पर चलाया गया था। हर बार कहा गया कि ये अंतिम समाधान है। हर बार कुछ साल बाद वही दरारें दिखने लगी। शक्ति, लालच और डर ने फिर से अपनी जगह बना ली। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इन सबको देखकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो मानता है कि अगली बार सब ठीक होगा। यही उम्मीद समाज को चलाती है, और यही उम्मीद उसे अंधा भी करती है, क्योंकि उम्मीद के नाम पर सवाल टाल दिए जाते हैं, और जब सवाल मर जाते हैं तब इतिहास खुद को दोहराने लगता है।
अगर प्रगति सच में सीधी रेखा होती तो हर पीढ़ी पिछली से ज्यादा सुरक्षित होती। लेकिन इतिहास ये दिखाता है कि सुरक्षा भी चक्र में चलती है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी आजादी, कभी नियंत्रण। इंसान आगे नहीं बढ़ता, वो बस घूमता रहता है। अब आखिरी सवाल यही बचता है, अगर इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, अगर समाज हर बार वही भूल करता है, तो सीख कहाँ जाती है? क्या इतिहास हमें सच में कुछ सिखाता है, या हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है? शायद असली सबक किताबों में नहीं, बल्कि उस बेचैनी में है जो सच सुनकर पैदा होती है। और सवाल यह है कि क्या हम उस बेचैनी के साथ जीने के लिए तैयार हैं, या फिर अगली कहानी का हिस्सा बनने के लिए? अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये कहीं ना कहीं आपको छू गई है। शायद इसलिए क्योंकि इतिहास दूर की चीज नहीं है, वो हमारी रोज की जिंदगी में सांस लेता है। हम उसी समाज का हिस्सा है, उन्हीं फैसलों का बोझ उठाते हैं जिनकी चर्चा हमने इस पूरी श्रृंखला में की। अगर ये ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हो, अगर किसी एक पल पर आपको लगा हो कि ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि ऐसे सच और ऐसी बातें और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां समाज को समझने की कोशिश की जाती है। आगे भी ऐसी ही किताबें, ऐसी ही सच्ची और असहज बातें आने वाली हैं, जो शायद हर जगह नहीं मिलती। और सबसे जरूरी बात, कमेंट में जरूर लिखिए कि इस पूरी किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा लगा, या फिर कौन सा सवाल आपके मन में अटका रह गया। हो सकता है आपका सवाल ही किसी आने वाले वीडियो की शुरुआत बन जाए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, क्योंकि इतिहास खत्म नहीं होता, वो बस अगला अध्याय शुरू करता है।